हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में आया है कि सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जजेस मिल गए हैं। अभी नए 5 जज जो है सुप्रीम कोर्ट को मिला है और इसके लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ जी, तो DY चंद्रचूड़ के द्वारा इनको शपथ ग्रहण दिलाया गया है। वो 5 में से कौन है? पहला, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिठाल है। दूसरा, पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजय करोल। तीसरा, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PV संजय कुमार। और चौथा है पटना हाईकोर्ट जज जस्टिस, वो है असानुद्दीन अमानुल्लाह, चौथा। और पांचवा हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मनोज मिश्रा। तो टोटल 5 जो है न्यू जजेज को अपॉइंटमेंट मिला है और सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए, और कॉलेजियम सिस्टम क्या है, और प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, और कॉलेजियम सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट जजेज के लिए क्या होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जजेज के बारे में हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जाने तो अभी रिसेंटली 5 नए जज मिल गए हैं सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम सिस्टम में, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। और ये दिसंबर में सिलेक्शन कर दिया गया था ये पांचों नाम को, उसके बाद में आगे इस नाम को बढ़ा दिया गया और 5 नए जज भी सुप्रीम कोर्ट को मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले जो जजेस थे टोटल 27 थे, उसमें से 5 नए जुड़े, तो अभी जो है टोटल 32 जज हो गए। 27 प्लस 5 हो गया 32। लेकिन इसका अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, उसको 34 है। तो 34 क्षमता है सुप्रीम कोर्ट में जजेज के लिए। उसमें से 27 पहले थे, 5 अभी मिले हैं, तो टोटल 32 हो गए। और 2 और इनको सिलेक्शन कर लिया गया है, 2 इनको और भी अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो कैपेसिटी है सुप्रीम कोर्ट का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 124(2) और 217, ये 2 आर्टिकल है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेज का। तो ये दोनों का है अलग अलग आर्टिकल है। आर्टिकल 124(2) सुप्रीम कोर्ट के लिए डील करता है, 217 जो है हाई कोर्ट के लिए डील करता है। अब है कि किनको चुनेंगे, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अर्हता क्या है, किसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज चुनेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी है। पहला चीज है कि वो भारत का नागरिक होनी चाहिए। दूसरा उनका क्राइटेरिया है कि कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में वो जज के रूप में काम किए हों, या फिर 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट में वो 5 साल तक जज के रूप में काम किए हों, ठीक है। या तीसरा हो गया कि 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों, या 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में एडवोकेट रहे हों। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और तीसरा है कि राष्ट्रपति के नजर में वो एक क्या कहते हैं, कानून के जानकार हो और एक न्यायवादी हो, ठीक है, एक जुरिस्ट हो, न्यायवादी हो। तो अगर ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तो इस 3 के आधार पे किसी को भी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया एलिजिबिलिटी, योग्यता हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसको अपॉइंटमेंट करने का जो प्रोसेस है, उसमें आता है कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम है क्या? कॉलेजियम सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एक पैनल बनाया जाता है, उस पैनल के द्वारा नए जजेज को, नाम को उसमें सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उस नाम को फिर प्रपोजल के लिए भेज दिया जाता है गवर्नमेंट को। लेकिन जो नाम का जो सिलेक्शन होता है वो होता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। और कॉलेजियम सिस्टम में कंप्लीट पावर जो है वो जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट पावर दिया गया। जुडिशरी खुद डिसाइड करती है कि उनके कौन से जज होंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम है क्या? कॉलेजियम सिस्टम एक तरह से पैनल है, जैसे हम लोग बात किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम अलग होता है और हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम का जो लीड करते हैं, हेड होते हैं, वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनके साथ एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ 4 जो है सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं उस कोर्ट के। तो इस प्रकार टोटल 5 लोगों का एक पैनल होता है और ये आपस में डिसाइड करते हैं कि जो बाकी जो जजेज हैं वो कौन होंगे। तो इस तरह से ये डिसीजन, यानी कंप्लीट डिसीजन जो हो जाता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका हो जाती है। दूसरा होता है हाई कोर्ट कॉलेजियम। तो हाई कोर्ट कॉलेजियम का भी लीड करते हैं जो वहाँ का इनकम्बेंट चीफ जस्टिस है, यानी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो, और उनके अलावा 2 अदर सीनियर मोस्ट जज होते हैं, यानी 1 और 2 सीनियर मोस्ट जजेज।
तो टोटल 3 लोगों का एक पैनल होता है और इन लोग डिसाइड करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज कौन चुने जाएंगे, कौन नेक्स्ट जज होंगे। तो इस प्रकार ये कॉलेजियम सिस्टम ये वर्क करती है। जजेस का सिलेक्शन में कंप्लीट जो है जुडिशरी को पावर दिया गया है और इसमें प्रोसेस अपनाया जाता है वो है कॉलेजियम सिस्टम। और कॉलेजियम सिस्टम के प्रोसेस में सरकार का यानी गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट का रोल तब होता है जब इन लोग अपना नाम सेलेक्ट करके सरकार को भेजती हैं, उसके बाद में सरकार का काम शुरू होता है। यानी इसके नाम को चिन्हित करने में, नाम को चुनने में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इसको माना गया है कि पूरी तरह से जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर क्या है जुडिशियल अपॉइंटमेंट का। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये दोनों का हम लोग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, प्रक्रिया क्या है अपॉइंटमेंट का। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ जस्टिस इंडिया को और दूसरे सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट किन के द्वारा किया जाता है। तो वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन नाम किन के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, वो सिलेक्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी पूरे जुडिशरी सिस्टम के द्वारा, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। जहां तक बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो उनको जो है आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जा रहे हैं, मतलब जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, वो जब जा रहे हैं तो अपने जाने से पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो खुद जो है अपॉइंट करेंगे। मतलब खुद अपॉइंट मतलब खुद उसका नाम नॉमिनेट करके वो प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट का पावर जो है वो है प्रेसिडेंट के पास में, लेकिन नाम का जो सिलेक्शन होगा कॉलेजियम सिस्टम से। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जा रहा है वो जाने से पहले एक दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नाम देकर जाएगा। तो इस तरह से काम करती है और ये पूरी तरह से सीनियरिटी के बेसिस पे ये काम करती है कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए जो है वो प्रपोजल जाता है और प्रपोजल का जो शुरुआत होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। एक प्रस्ताव जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद में कॉलेजियम सिस्टम तैयार होता है, कॉलेजियम मेंबर्स तैयार होते हैं, जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं कोर्ट को उनको सेलेक्ट किया जाता है, जो हाई कोर्ट के होते हैं या फिर एडवोकेट होते हैं या फिर अलग 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 कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उन लोगों को एक पैनल बना के और उस पैनल को इनिशिएट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा और उस पैनल के द्वारा नाम को रिकमेंड किया जाता है, सिफारिश किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो कंसल्टी है वो अपना जो ओपिनियन जो है रिकॉर्ड में रखते हैं, मतलब लिखित में होता है उनका। रिकॉर्ड द ओपिनियंस इन राइटिंग एंड इट शुड फ्रॉम पार्ट ऑफ द फाइल, उसको फाइल में भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उन लोग कुछ भी डिसीजन लेंगे और उसका कौन डिसीजन क्या बोला, ऐसा नहीं। उन सब अपना अपना मत देंगे, अपना अपना राय देंगे और वो लिखित रूप से देंगे कि कौन उनके नजर में एलिजिबल है। कॉलेजियम जो है वो उसके बाद में लॉ मिनिस्टर को सेंड करता है वो नाम, और उसके बाद में वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचता है और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट तक पहुंचता है और प्रेसिडेंट फिर उसको फाइनली अपॉइंट करते हैं। तो इस प्रकार हो जाता है प्रोसीजर ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। कुछ इश्यूज को देखेंगे कि इसमें देखने को मिलता है कॉलेजियम सिस्टम में, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम चूंकि ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एक्सिक्यूटिव का भूमिका नहीं होती है, कंप्लीट जुडिशरी होती है और जो जजेज होते हैं वही खुद डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन होगा। तो इसमें कुछ इश्यूज आती है, कुछ ऐसा समस्या होता है। क्या इश्यूज है? इश्यूज हम लोग बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम का। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ एक्सिक्यूटिव, यानी जो हमारा कार्यपालिका, हम लोग जानते हैं कि 3 सिस्टम होता है, एक्सिक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशियरी होता है। तीनों को बोला गया कि 3 जो ऑर्गन्स हैं ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। ठीक है, तो इसी कारण जुडिशरी को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंसी दे दिया गया है। तो जुडिशरी अपने इन्वॉल्वमेंट में, अपने में किसी भी एक्सिक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है। तो एक कंप्लीट एक्सक्लूजन है एक्सिक्यूटिव का जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। तो ये एक ऐसा लगता है कि किसी का इसमें रोल ही नहीं है, जजेस खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इसको लेकर कभी कई बार मुद्दा उठा है कि इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करनी चाहिए, बात चलनी चाहिए कि किनको जज किया जाए, उनके कई सारे पहलू पे बात किया जाए, उसके बाद में उनको अपॉइंटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा मुद्दा उठते रहा है। दूसरा देखने को देखा गया है कि दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो किसी भी प्रशासनिक संस्था से नहीं जुड़े होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि कैंडिडेट को आप गलत कैंडिडेट भी चुन सकते हैं
कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, क्योंकि किसी भी प्रशासनिक संस्था से इनका कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दैट मे लीड टू द रॉन्ग चॉइस ऑफ द कैंडिडेट। तीसरा देखें कि इसमें ज्यादा चांस है फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, मतलब अपने रिश्तेदार या फिर अपने जो फेवरेट इंसान है, फेवरेट जो जजेज हैं, उनको प्राथमिकता आप दें। तो इसमें ज्यादा चांसेस हो जाता है कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई बार इस पर आरोप लगाए जाते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में ये नेपोटिज्म अपनाया जाता है, अपने भाई भतीजावाद का नीति अपनाया जाता है, अपने ही परिवार के लोगों के, अपने ही जो दोस्त या चिन्हित जो लोग होते हैं उन्हीं लोग को चुना जाता है। नेक्स्ट है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर जुडिशरी गलत किया है तो इसको भी नजर रखने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, तभी जाके ये चेक एंड बैलेंस होगा। मतलब इसको भी डर रहेगा कि नहीं कोई है जो कि हमारे ऊपर नजर रख सकता है, हमको समस्या खड़ा कर सकता है। तो एक जैसे एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेटिव इंट्री मतलब बैलेंस करने के लिए, ऐसा नहीं कि उसकी काम को प्रभावित करेगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए, चेक बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है कि चलो अगर एग्जीक्यूटिव मनमानी करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी हो और लेजिस्लेटिव हो। उसी तरह से अगर लेजिस्लेटिव अगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हो। उसी तरह से अगर जुडिशरी कुछ करती है, जुडिशरी में कुछ गलती होता है, तो उसके लिए भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कुछ भूमिका होनी चाहिए, जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट देखें तो वो है क्लोज डोर मैकेनिज्म। इसके बारे में कई बार ये आरोप लगाया गया कि ये घर के अंदर ही डिसाइड होता है, ना तो पूरी तरह से डिसीजन इस मुद्दा पे हो पाता है कि आखिर एलिजिबल यही क्यों है, दूसरा क्यों नहीं। तो एक इसको ऐसा नहीं कि एक ओपन प्लेटफॉर्म पे इसके लिए डिस्कस किया जाता है, एक क्लोज डोर मैकेनिज्म है जिसको लेकर एक कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी को लेकर इशू उठता रहता है। और नेक्स्ट है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक ही वर्ग, एक ही सोसाइटी या एक ही तरह के लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है, जिसके बाद में और जो दूसरे लोग हैं उनका बैलेंस नहीं हो पाता, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सभी तरह के लोग उसमें नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई बार इशू होती है। तो इस तरह से कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड इशू था। तो आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस किए सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेज को अपॉइंट किया गया है उसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए क्या योग्यता होता है उसके बारे में बात करें, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात किए, और प्रोसेस क्या है जुडिशियल अपॉइंटमेंट का उसके बारे में बात करें, और उसके साथ साथ कॉलेजियम सिस्टम में क्या कमियां हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात की। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।